कि इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स को करने जा रहे हैं पूरी तरीके से थ्योरेटिकली डिकोड। तो देर किस बात की, एक नोटबुक और एक पेन के साथ जल्दी से एकत्रित हो जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब जेई में थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इस वाले केस में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कभी कभार क्या होगा कि प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे। प्लेन्स पैरेलल का मतलब जहां कॉन्स्टेंट्स जीरो हो, सारे के सारे d1 d2 d3, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। यहीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, इसलिए इसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करवा देना अच्छा होगा। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर माइंड मैप सेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स। यानी आज के इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स को करने जा रहे हैं पूरी तरीके से थ्योरेटिकली डिकोड। यानी कि डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज के सारे एस्पेक्ट्स हम आपके सामने एक एक करके रखने वाले हैं। तो देर किस बात की, एक नोटबुक और एक पेन के साथ जल्दी से एकत्रित हो जाइए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब जेई में थोड़े ही दिन बचे हैं, ताकि आप इन नोट्स को पढ़कर जब जेई का बिल्कुल समय सर पर आ जाए, उससे 4-5 दिन पहले अगर आपको चीजों को रिवाइज करना हो तो ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आ सके। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट का माइंड मैप। तो एक एक टॉपिक, एक एक थ्योरेटिकल पॉइंट आज हम आपके माइंड पर क्या करेंगे, मैप करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट एक एक्सप्रेशन को लिखने का छोटा या एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है। डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। यही एक एस्पेक्ट है जो डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स से अलग करता है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जरूरी नहीं है बराबर हो, है ना। बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नहीं होते तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स सब कहते हैं जब दोनों बराबर हो जाएं। तो यहां पर लेकिन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। और डिटर्मिनेंट की हमेशा क्या होती है, डिटर्मिनेंट हैज अ वैल्यू। डिटर्मिनेंट डिनोट्स a value or an expression, denotes a value or an expression. जबकि matrix is just an arrangement, it has no value, it does not denote any expression. Determinant of order 2 कुछ ऐसा दिखाई देगा, a1 b1 a2 b2. This is determinant of order 2. It consists of 2 rows, 2 columns. Determinant of order 3 is this, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. These are examples of determinant of order 2, 3 and 3. मेनली यही हमारे सिलेबस में है। तो determinant of order 2, determinant of order 2 सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, और यह डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3. So this is determinant of order 2, this is determinant of order 3. Of order 3. और यहां ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, मान लीजिए मैं कॉल दिस इज डेल्टा, तो डेल्टा की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट इट डिनोट्स दिस एक्सप्रेशन a1 b2 minus a2 b1. So that is what this determinant has the value equal to. इस डिटर्मिनेंट को या इससे हायर डिटर्मिनेंट्स को हम कैसे ओपन करते हैं वो हम जानते हैं अगले पेज पर। तो पहले उसके लिए जानना पड़ेगा हमें माइनर, है ना, माइनर ऑफ अ एलिमेंट। माइनर किसी भी एलिमेंट का माइनर होता है वह जिस रो या जिस कॉलम में हो वह पर्टिकुलर रो और वह पर्टिकुलर कॉलम काट दीजिए, तो जो भी आपके पास बचेगा वह उसका माइनर कहलाएगा। तो उसका माइनर होगा ये डिटर्मिनेंट, दैट इज इट इज द स्मॉलर डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर मैं माइनर ऑफ a11 कहूं तो माइनर ऑफ a11, माइनर ऑफ a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ a11 विल बी a22 a23 a32 एंड a33. ये हो जाएगा माइनर ऑफ a11. इसी तरह से अगर आपको माइनर ऑफ a12 फाइंड करना है तो दिस विल बी द माइनर ऑफ a12. ये माइनर हो जाएगा a12 का, a21 a23 a31 a32. तो माइनर कोई खास बड़ी चीज नहीं होती, जिस पर्टिकुलर रो या जिस पर्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट है वह पर्टिकुलर रो और कॉलम को हटा दीजिए, जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, व्हाटएवर यू गेट विल बी द माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं माइनर ऑफ a22, माइनर ऑफ a22, तो माइनर ऑफ a22 वुड बी
ये इस रो में है और इस कॉलम में ये काट दिया, तो आपके पास जो बचा A11, A13, A31 और A33। तो यह हो गया माइनर किसका, दिस इज द माइनर ऑफ A22। तो माइनर इस तरह से डिफाइंड होते हैं, दैट इज हाउ वी डिफाइन माइनर। डिटर्मिनेंट अब ओपन कैसे किया जाता है, इसी से सिलसिले में एक चीज और पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कोई अलग चीज नहीं है, इट हैज नो सेपरेट एंटिटी एंड इज रिलेटेड टू माइनर एज Cij इज इक्वल टू Mij i की -1 की पावर i प्लस j, ये हो जाता है कोफैक्टर। तो आपने देखा जो हम डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं, हम किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो दिस इज D, ये है D। और यहां ध्यान रखिएगा Aij में I क्या लिखता है, J तो क्या होता है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर, और यह होता है रो नंबर, ये उसका रो नंबर होता है। और रो आपको हम मैट्रिक्स में ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दें, यह है जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ना, हॉरिजॉन्टल, दीज आर रोज, ये तो रोज हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं यह सब कॉलम्स हैं, दीज आर कॉलम्स। तो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो वो होता है उसका माइनर इंटू -1 की पावर उसका रो नंबर प्लस कॉलम नंबर। जैसे कि अभी हमने यहां पर ये लिखा, तो अगर मैं इसका कोफैक्टर लिखूं तो कोफैक्टर होगा कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 विल बी -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। अगर मैं माइनर को M11 से डिनोट कर रहा हूं, so I denote its minor by 1 M11, so this will be equal to -1 की पावर 2 into this determinant A22, A23, A32, A33, that will be the determinant, that will be the cofactor। तो यानी ये हो जाएगा C11, ये इसका कोफैक्टर हो जाएगा, that will be the cofactor। अब इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन कैसे करते हैं वह मैं आपको थोड़ा सा से बता दूं कि हाउ डू वी, जैसे अगर आपसे कहूं C12 का मतलब होगा कोफैक्टर ऑफ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया। इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 माइनर, यानी -1 की पावर 3 इंटू A21, A23, A31 इंटू A33। तो हम जब डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं देन डिटर्मिनेंट इज ओपनड एज, कैसे डिटर्मिनेंट को ओपन किया जाता है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को पकड़ लें उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर से मल्टीप्लाई करें A11 इंटू M11, फिर उसके बाद A12 इंटू M12, यानी कि -1 माइनस, ये असल में कैसे आता है, इट इज A11 इंटू A11 इंटू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, फिर प्लस A12 इंटू -1 की पावर 1 + 2 इंटू इट्स माइनर। आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। A13 इंटू -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अगर ये मैंने किसके लॉन्ग एक्सपेंड किया, रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया, एक्सपेंडेड इट अलोंग रो 1। इफ यू विश यू कैन एक्सपैंड इट अलोंग एनी अदर रो और एनी अदर कॉलम। तो अगर मुझे मान लो इसको सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करना है तो मैं लिख सकता हूं A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू इट्स माइनर M12, फिर A22 -1 की पावर 2 + 2, मैं सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूं, इंटू M22, फिर प्लस A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32। तो आप कोई भी रो पकड़ो या कोई भी कॉलम पकड़ो, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो उनके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर से और -1 की पावर i + j से, और वह ऐड करते चले जाओ, वट एवर यू गेट विल बी द डिटर्मिनेंट वैल्यू। लेकिन अब जैसे हमने कोफैक्टर डिफाइन किया है तो कोफैक्टर ये क्या बन गया सर, ये बन गया C11।
दिस बिकम्स C11 -1 की पावर 1 + 1 × M11। ये क्या बन गया? ये बन गया, ये बन जाएगा C12, ये बन जाएगा C12, और इसी तरीके से ये बन जाएगा C13। तो हम कह सकते हैं कि यही डिटर्मिनेंट बराबर होगा A11 × C11, A12 × C12, A13 × C13, या फिर A21 × C21, फिर A22 × C22, फिर A32 × C32, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो आपको जो मिलेगा वो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा। नोट दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 विल हैव, माइनर की बात हम अभी करते हैं। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? यहां इंपॉर्टेंट बात यह हो गई कि आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स पकड़िए और उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। वट एवर यू गेट विल बी द डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो यहां मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, वो ये है, यहां लिखी है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वो किसके बराबर होती है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होती है। तो आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को पकड़िए, उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए, यू गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। आप किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को पकड़िए, जैसे मान लीजिए कॉलम 2 के एलिमेंट्स को पकड़ा या कॉलम 3 के एलिमेंट्स को पकड़ा, उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, यू विल अगेन गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विचार है, याद रखिएगा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, देन वी गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। तब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है, देन वी गेट द डिटर्मिनेंट वैल्यू। फिर दूसरी बात, अगर आप हर एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें और रिप्लेस करने के बाद एक नया डिटर्मिनेंट बना लें, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो गिवन डिटर्मिनेंट का हमेशा स्क्वायर आती है। यानी कि क्या हुआ, हमने इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, यानी हर एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से रिप्लेस करते चले गए। और जब रिप्लेस करते चले जाएंगे तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू का स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ। तो जो वहां बात लिखी थी वो मैं यहां दोबारा समझा देता हूं। कौन सी बात? जो यहां लिखी है, यहां पर, ठीक है। इसमें कितने माइनर कितने वो सब होंगे, तो आओ देखें। अगर इफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट is n, then number of elements in the determinant will be is equal to n square। कितने होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास हर रो में n, जैसे यहां पर, यहां कितने एलिमेंट है? 9, क्योंकि ये 3/3 का है, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो हर रो में 3 होंगे और रो भी 3 होंगी, तो 3 3 जा 9। तो इसी तरह से यहां पर n स्क्वायर। फिर नंबर ऑफ माइनर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ माइनर्स, या फिर हम कहें कोफैक्टर्स, नंबर ऑफ माइनर्स और कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। कितने माइनर होंगे? सर हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा, तो हर एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होगा। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n स्क्वायर, तो नंबर ऑफ माइनर्स भी n स्क्वायर होंगे और नंबर ऑफ कोफैक्टर्स भी n स्क्वायर ही होंगे। ठीक है ना? तो यह है दो इंपॉर्टेंट बातें, याद रखिएगा जो वहां लिखी थी। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स। तो अभी तक जो इंपॉर्टेंट बात हमने जानी कि डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू को या एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो उसमें n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने देखा माइनर क्या होता है। माइनर होता है
किसी भी एलिमेंट का माइनर होता है डिटर्मिनेंट के, किसी भी एलिमेंट का माइनर होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो काट दो, कॉलम काट दो, जो भी बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लो, दैट इज कॉल्ड एज माइनर। फिर अगर हम माइनर को -1 की पावर उस एलिमेंट का रो नंबर प्लस कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है कोफैक्टर। और फिर हमने देखा किसी भी डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को पकड़िए या कॉलम के एलिमेंट्स को पकड़िए और उन एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाइए तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। फिर हमने यह भी देखा अभी अभी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करके एक नया डिटर्मिनेंट बना लिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनिशियल डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाती है। So that is what we have done so far. अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट विच इज वेरी क्रूशियल। डिटर्मिनेंट की एक बात और अच्छी है कि डिटर्मिनेंट को चाहे तो रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो चाहे कॉलम के अलॉन्ग, उससे उसकी वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में द डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी अगर आपने रो का कॉलम बना दिया, कॉलम का रो बना दिया, यानी एक तरीके से डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दिया तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज आई होप हमने मैट्रिक्स में माइंड मैप में देखा था कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। सो इफ यू इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स A1 B1 C1 this becomes the first row, A2 B2 C2 this becomes the second row, this becomes the third, है ना, second row becomes the second column, third row becomes the third column। यानी कि रो को आपने क्या बना दिया, कॉलम, और कॉलम को क्या बना दिया, रो। तो आपने यहां से यहां जो चेंजिंग की है वो यह चेंजिंग की है, आपने यहां से यहां रो का कॉलम बना दिया और कॉलम का रो बना दिया। तो यूं कहो कि इस रो को इस रो में, इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, इसको इस कॉलम में, तो ये जो नया डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू सेम आएगी। फिर अगली बात, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू रिमेन्स द सेम, ओनली द साइन इज चेंज। जैसे कि यहां पर अगर देखा जाए हमने यहां R1 और R2 को इंटरचेंज किया, यानी हमने रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज किया, यानी रो 1 यहां आ गई, रो 2 वहां आ गई, तो आपके पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट हो जाएगी। कहने का मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो इसकी वैल्यू -5 आएगी, अगर इसकी वैल्यू -7 आ रही है तो इसकी वैल्यू 7 आएगी, अगर इसकी वैल्यू √3 आ रही है तो इसकी -√3 आएगी, अगर इसकी वैल्यू -5 आ रही है तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। यानी कि अगर आप कोई दो रो को इंटरचेंज कर दो या दो कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज करना है और कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करना है। जैसे कि अगर आप कहें तो हम D' यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो हम रो कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दें तो A1 A2 A3, A1 A2 A3, और यहां आ जाएगा C1 C2 C3, और यहां B1 B2 B3। आपने कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर दिया, तब भी जो ये D' आएगा इसकी वैल्यू -D आ जाएगी। तो किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज करने पर क्या हो जाता है, वैल्यू डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल देन द वैल्यू डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, सॉरी 0, तब वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे कि यहां पर रो 1 और रो 2 क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। या फिर यूं कहो कि कभी ये मल्टीपल्स भी हो जाएं एक दूसरे के तब भी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, है ना, और मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, यानी ऑल्सो वैलिड इफ, कब होगी वैलिड, ऑल्सो वैलिड इफ एनी टू रोज slash columns are multiples of each other, are multiples of each other। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं पहली रो और दूसरी रो सेम है तो वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं पहली कॉलम और तीसरा कॉलम सेम हो तो वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। और अगर वैल्यूज जो हों, जो कॉलम हो या रोज हो वो एक दूसरे का मल्टीपल हो तो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई हैव डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 देन आई हैव 3A1 3B1 3
C1 एंड A2 B2 C2, तो यह वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहां जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो का क्या है, 3 टाइम्स मल्टीपल है। इसी तरीके से अगर मैं एक मैट्रिक्स और देख लूं, सिपाही से दिस इज A1 B1 C1, A2 B2 C2 और 2A1 2B1 2C1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। इट इज अ 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ कॉलम 1, तब भी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। यानी कि अभी ये डिटर्मिनेंट है, मान लो मैंने इसके पहली रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट को, तो हमारी जो वैल्यू आएगी डी डैश की वो भी इसका k टाइम्स हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी को ज्यादातर हम कॉमन लेने के लिए यूज करते हैं। प्रॉपर्टी कहती है कि मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट, इसमें से k कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, सर d अंदर क्या बच जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 d बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें आपके पास लिखा है x A1 x A2 और x A3 y B1 y B2 y C3 z y B3 कह देते हैं y B3 z C1 z C2 z C3। तो अगर आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। पहली रो में से x कॉमन आ जाएगा, पहली रो से कॉमन आ जाएगा x, यहां से x, यहां से y और यहां से z। सो यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम, यानी ये वैल्यू हो जाएगी x y z इनटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो जाए। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ रो में नहीं कॉलम में भी, यानी डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज जो रो में हम बोल रहे हैं वो सब कॉलम में भी एप्लीकेबल होंगी। मान लीजिए यहां लिखा हो x A2 x B2 और x C2 y A3 y B3 और z C3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यह बराबर होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें से x कॉमन आ जाएगा और इसमें से z कॉमन आ जाएगा, तो यह हो जाएगा xz टाइम्स, 30 पहले में भी लगा होता तो वहां से भी कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता, यहां नहीं लगा है कोई बात नहीं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो ये हो जाएगा। तो अगर आप मुझे सोचकर बताएं, डिटर्मिनेंट डेल्टा है और इसका ऑर्डर है n, ऑर्डर है n क्रॉस n, ठीक है, और यह बराबर है डिटर्मिनेंट Aij n क्रॉस n। तो डेल्टा डैश, अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जो कि बराबर है 2 टाइम्स Aij ऑफ n क्रॉस n, तो यहां से डेल्टा डैश और डेल्टा में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा is equal to how much? You have to give me an answer to this small problem that I've asked you. ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा कि यह वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा डैश अपॉन डेल्टा, ये वैल्यू कितनी होगी। डेल्टा नॉन जीरो नंबर है। प्रॉपर्टी 5, अगर डिटर्मिनेंट की हर रो या हर कॉलम में कुछ जुड़ा हो तो हम डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं अलोंग दैट पर्टिकुलर रो और दैट पर्टिकुलर कॉलम। A1 x plus x, B1 plus y, C1 plus z. So you can break it along the first row into 2 determinants, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और x y z A2 B2 C2 A3 B3 C3। यानी कहने का मतलब है एक डिटर्मिनेंट, बाकी 2 रो अनचेंज्ड, फिर ये जो सम का पहला एलिमेंट है वो इसमें आ गया, जो दूसरा एलिमेंट है वो इसमें आ गया। दैट इज हाउ यू कैन स्प्लिट इट अप। यह हो गया एक तरीके से, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट का फिशन प्रोसेस। अब जब फिशन हो सकता है तो फ्यूजन भी हो सकता है, यानी हम डिटर्मिनेंट को वापस ऐड भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट को ऐड करने के लिए अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं इधर तो एक तरीके से क्या हो रहा है, फिशन हो रहा है, यहां तो हो रहा है फिशन, है ना। हाँ, आपने
केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिशन। और यहां से यहां उल्टा क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, यहां दोनों को सम किया जा रहा है। तो अगर हम दो डिटर्मिनेंट्स को सम करते हैं, वी ऐड टू डिटर्मिनेंट्स, तो दो डिटर्मिनेंट को ऐड कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज उनके दो रो, दो कॉरस्पॉन्डिंग रोज या कॉलम कहें तो सेम रहने चाहिए दो, अगर 3/3 के डिटर्मिनेंट है ना। ये कैसे हैं, ये सेम रहते हैं, सेम। ये कैसे हैं, ये सेम हैं, आइडेंटिकल हैं। और जो नॉन आइडेंटिकल रो हैं डिटर्मिनेंट्स उसके अलोंग ऐड हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट गेट एडेड अलोंग द नॉन आइडेंटिकल रो इन द टू डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि अगर यहां पर आपके पास हो x y, या फिर ऐसा करते हैं 1 1 2 2 3 1 1 1 5, this determinant added to 1 1 6 1 5 2 3 1 1 1 5, तो ये हो जाएगा। अब आप देखो दो रो सेम है, तो आपने इसे ऐड किया नॉन आइडेंटिकल रो में, 7 2 7, और फिर 4 ये ऐड नहीं होंगे, 2 3 1 1 1 5। अगर आप यहां गलती कर देंगे, अगर आपने इन्हें ऐड भी कर दिया, देन यू विल मेक अ मिस्टेक। जैसे मान लीजिए जब ये हो 1 2 1 1 3 1 1 2 1 5, फिर प्लस 1 2 1 1 3 1 और 6 1 5, मान लो ये हो। अब आप देखें इसमें आप देख सकते हैं कि दो रो हमारे, दो कॉलम हमारे सेम हैं, वी हैव टू रोज सेम। ये दो कॉलम, सॉरी ये दो कॉलम और इसके दो कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग। ये फर्स्ट पोजीशन पर, यहां भी वो, यहां सेकंड पर, यहां भी सेकंड पर, तो ये ऐड हो जाएंगे अलोंग द थर्ड नॉन आइडेंटिकल कॉलम। तो ये 1 2 1 1 3 1, और ये हो जाएगा 8 2 और 10। That is how they are added. So they are added along the same, the non-identical row or the non-identical column. तो इसके along ये add हो जाते हैं, है ना, ये ऐसे याद रखेंगे। So remember this. इसी चीज को हम जनरलाइज करके ऐसे भी कह सकते हैं कि कल को अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट हो, यहां पर कोई फंक्शन ऑफ आर हो, और यहां भी कोई फंक्शन ऑफ आर हो, और यहां भी कोई फंक्शन ऑफ आर हो, तो वी हैव फंक्शंस ऑफ आर, एंड यहां पर कुछ रोज हो ए बी सी डी ई एफ, और ये हमारा डी हो, और हमें समेशन डी, ये डी आर का फंक्शन डी आर हो, और अगर हमें इसका समेशन करना है, समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n ऑफ डी आर, देन क्योंकि हर बार दो रो तो आइडेंटिकल रहेंगी तो ये एज इट इज आ जाएंगी, और जब एडिशन होगा दैट विल ओनली टेक प्लेस अलोंग द फर्स्ट रो, दिस विल बिकम समेशन एफ आर आर 1 to n। इसी तरीके से जो दूसरा है ना, वो हो जाएगा, द सेकेंड वन विल बिकम, the second one will become summation r varies from 1 to n of gr, and the third will be summation r varies from 1 to n of h of r, and this will be the determinant value। तो समेशन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो जो जो दो आइडेंटिकल रो हो या दो आइडेंटिकल कॉलम हो, वो तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे यहां पर, है ना, जो कांस्टेंट है, जो आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, और एडिशन हो जाएगा अलोंग द फर्स्ट रो। तो ध्यान रखिए, कुल मिलाकर हमने क्या सीखा, कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि डिटर्मिनेंट को ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड किया जा सकता है, उसके लिए अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो दो रो आइडेंटिकल होनी चाहिए या दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए, तो जो बचा रो या कॉलम उसके लॉन्ग एडिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर साथ साथ हमने यहां फिशन भी पढ़ लिया कि हम ब्रेक भी कर सकते हैं। इसको ब्रेक किया, पहली रो के लॉन्ग तोड़ दिया, बाकी दो रो एज इट इज। फिर अगर सर तीनों में जुड़ा होता तब भी यह टूट सकता था। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि अगर मान लो मेरे पास एक a1 प्लस अल्फा,
A2 प्लस बीटा, A2 प्लस बीटा 1 और A3 प्लस गामा 1 और फिर B1 प्लस अल्फा 2, B2 प्लस बीटा 2, C2 प्लस गामा 2, फिर B के बाद यहाँ B2 लिखना चाहिए, B3 प्लस गामा 2, फिर C1 प्लस अल्फा 3, C2 प्लस बीटा 3 और C3 प्लस गामा 3। दिस डिटर्मिनेंट विल ब्रेक इनटू हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स? जल्दी से बताइएगा, यह डिटर्मिनेंट कितने डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा? विल ब्रेक इनटू हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स? हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स? इनटू हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स, है ना? आप समझ गए इसको, ये कितने डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा ये आप हमें बताइएगा, ये आप हमें बताइएगा। प्रोवाइड मतलब कुल मिला के इसको ब्रेक करना है और हर किसी में सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, उस एक्सटेंट तक आपको इसे ब्रेक करते जाना है कि हर रो या हर कॉलम में एक सिंगल एलिमेंट हो, कहीं पर भी प्लस प्लस का साइन ना हो। तो ये कितने डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, इसे जनरलाइज करिएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n है तो आंसर क्या आएगा? इफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, यहां तो 3 है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज n, देन यानी अगर ये 3/3 का है, अगर n ऑर्डर का होता है, इसमें हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ ऐड होता, देन इट वुड स्प्लिट इनटू डैश नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये आप इसका जवाब भी दीजिएगा। यू हैव टू आंसर द 2 क्वेरीज ओवर हियर। यहां क्या आंसर होगा नीचे अभी की अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या हो तो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 6 विच इज द मोस्ट वाइडली एंड वाइडली यूज्ड प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी कहती है हम किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड और मल्टीप्लाई, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम टू अ पर्टिकुलर रो और अ पर्टिकुलर कॉलम। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ जैसे R1 है, R1 में आप R2 और R3 का कोई भी मल्टीपल जोड़िया घटा सकते हैं। मान लो कॉलम 2 है, कॉलम 2 में आप किसी भी कॉलम का, बचे हुए किसी 2 कॉलम का C1 और C3 का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। So you can add any row और multiple of any row or any column to any other row, और इसी तरह से कॉलम के ऊपर भी यह काम चल जाएगा। जैसे कि अगर आपको कहा जाए R1 goes to R1 plus 2R2 minus 3R3, यह एक वैलिड रो ऑपरेशन है, बिल्कुल। मान लीजिए आपको कहा जाए R3 goes to R1 minus √3R2 प्लस √2R3, क्या यह भी वैलिड ऑपरेशन है? हाँ, यह भी एक वैलिड रो ऑपरेशन है। इसी तरह से मान लीजिए कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस 6 टाइम्स कॉलम 2 एंड माइनस 2 टाइम्स कॉलम 3, तो यह भी चल जाएगा। अगर आप कॉलम 3 गोज टू कॉलम 1 कॉलम 3 माइनस √2 टाइम्स कॉलम 2 और प्लस कॉलम 1, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड कॉलम ऑपरेशन। तो यह सब के सब वैलिड कॉलम ऑपरेशंस हैं। लेकिन अगर आप सोच लें कि R1 गोज टू 3 टाइम्स R1 प्लस 2 टाइम्स R2 माइनस R3, तो दिस इज नॉट अ वैलिड रो ऑपरेशन, क्योंकि आप जिस रो को चेंज कर रहे हैं उस रो को ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप करते हैं तो फिर आपको बाहर उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम किसी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अगर आपने हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से, तो पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मतलब आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू 3 टाइम्स हो गई, लेकिन आपकी वैल्यू तो वही रहनी चाहिए थी, तो इसलिए बाहर 1/3 लगाना पड़ेगा। तो 1/3, तो दिस इज अ रॉन्ग रो ऑपरेशन। बच्चे इसमें ना जाने क्या क्या फितूर सोच लेते हैं। R2 में अगर मैं R2 प्लस, क्या R1 स्क्वायर और R3 स्क्वायर करा जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आप किसी भी रो में किसी दूसरी रो का स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। शर्त सिर्फ यही है कि उनको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है।
जैसे कि यहां से यहां अगर देखा जाए तो रो 1 हैज बीन चेंज टू रो 1 प्लस m टाइम्स रो 2, और साथ में एक रो ऑपरेशन और लगाया गया, R3 गोज टू R3 प्लस व्हाट, प्लस n टाइम्स R1। तो पहले यह ऑपरेशन लगाया गया होगा, पहले यह किया गया होगा, और फिर उसके बाद यह किया गया होगा। तो पहले आपने क्या किया, रो 3 में R1 टाइम्स R1 को एंड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, फिर आपने उसके बाद रो 1 को चेंज किया, कैसे, रो 1 में m टाइम्स रो 2 ऐड कर दिया। ध्यान रखिए जब भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो कम से कम एक रो या एक कॉलम तो अनचेंज्ड बचनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाय यूजिंग दिस द वैल्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स x टाइम्स द ओरिजिनल वन। तो आपने अगर यहां x से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको बाहर x से डिवाइड करना पड़ेगा। While applying this property, at least one row or one column should remain unchanged। जैसे कि आपने यहां पर ये प्रॉपर्टी लगाई, 2 बार लगा दी, लेकिन फिर भी आपने देखा सेकंड रो अनचेंज्ड बच गई एट द एंड, ठीक है, अगर 2 लगाते हैं तो। क्लियर हुआ? अगर आप चाहें तो फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फिर इसके बाद आप R2 को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जब R2 को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसमें ये नई वाली R1 और नई वाली R3 यूज होगी, पुराने वाली यूज नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है जब आप रो या कॉलम ऑपरेशन लगाएं एक साथ धड़ाधड़, तो कम से कम एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वन रो शुड रिमेन अनचेंज्ड, एक रो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, वो अनटच्ड होनी चाहिए बेसिकली। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो विद कॉलम, कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। इसी तरह से डिटर्मिनेंट में किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को पकड़कर उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। लेकिन ऐसा क्या हो, मान लो रो 1 के एलिमेंट्स को हम रो 1 के एलिमेंट्स को हम रो 3 के एलिमेंट्स से कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यानी एलिमेंट्स किसको उठाएंगे, रो 1 के, और कोफैक्टर किसको उठाएंगे, रो 3 के, और उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ऐसी स्थिति में आंसर 0 आता है। इसी तरीके से मान लो मैं कॉलम 1 के एलिमेंट्स उठाता हूं और कॉलम 2 के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं कॉलम 1 के एलिमेंट्स से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वह फिर से 0 आएगा। यानी कि अगर आप कोई रो के एलिमेंट्स पकड़ो और किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स पकड़ो और उन्हें मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो तो वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से आपने किसी कॉलम के एलिमेंट्स पकड़े और किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो भी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर आपने किसी रो के एलिमेंट्स पकड़े और उनको उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनको उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, और किसी दूसरी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो वैल्यू 0 आएगी। बात समझ में आ गई भाई? बिल्कुल सर, यह बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम, थोड़ा सा ध्यान रखें। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर पॉलिनोमियल इन एक्स और x की जगह a रखने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो x माइनस है उस डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर होता है ना। पॉलिनोमियल है क्योंकि डिटर्मिनेंट में अगर सारे एलिमेंट्स पॉलिनोमियल तो उसे एक्सपैंड करेंगे तो भी एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। और रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर x की जगह किसी पॉलिनोमियल में a रखने पर 0 मिलता है तो x माइनस उसका फैक्टर होगा। ये सिर्फ वही वाला रिजल्ट है। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए x की जगह a रखने पर m रोज ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाती हैं तो उस केस में x माइनस a की पावर m-1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। यानी आपने x की जगह पर a रखा और 0 नहीं, आइडेंटिकल हो जाती हैं, m रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं a रखने पर, तो आप पाएंगे उस समय x माइनस a की पावर m-1 उसका फैक्टर होगा। इसका रीजन क्लास में बताया है, सोचिएगा जरूर। ठीक है, तो मान लो 4/4 का डिटर्मिनेंट है और जैसे आपने x को a रखा, रो 1 रो 2 रो 3 आइडेंटिकल बन गई, एक जैसी बन गई बिल्कुल, तो आप उस केस में कह सकते हैं कि x माइनस a का होल स्क्वायर उसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट्स जो आपको याद रखने चाहिए वो ये है 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर x माइनस y y माइनस z z माइनस x 1x x क्यूब 1y y क्यूब 1z z क्यूब
इट इज x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, 1 1 1, एंड दैट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट भैया आपको याद रखने हैं, ना जाने किस रूप में राम मिल जाए, किस रूप में नारायण मिल जाए, तो यह आपको याद रखने हैं। एक चीज यह है, इसको कहते हैं हम साइक्लिक डिटरमिनेंट, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक डिटरमिनेंट। ये है साइक्लिक डिटरमिनेंट, साइक्लिक डिटरमिनेंट। तो दिस इज अ साइक्लिक डिटरमिनेंट, हाँ साइक्लिक डिटरमिनेंट है। और इस साइक्लिक डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है, साइक्लिक डिटरमिनेंट कैसे है, ABC BCA CAB, दे आर इन अ साइकिल, ABC BCA CAB, आप देख सकते हैं रोज आर इन अ साइकिल, साइक्लिकली रोटेट कर रहे हैं एलिमेंट्स। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ए क्यूब 3ABC माइनस, यानी फिर ये होती है माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, यानी ऐसे याद रख लें, माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। और उसके फैक्टर हमने बचपन में पढ़े हैं, इसके फैक्टर होते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान रखिएगा, अगर ए बी सी पॉजिटिव हैं तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं तो भाई ये तो पॉजिटिव होगा ही, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यह जो वैल्यू है यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। If ABC are greater than 0 and not all equal, not all same, सारे के सारे इक्वल ना हो, तब इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो अगर ABC सब पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और यह क्या होगा, यह हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये 0 हो जाता है कब, जब तीनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो उस केस में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, आगे नेगेटिव लगा तो इट विल बी अ नेगेटिव साइन, इट विल गिव यू अ नेगेटिव आंसर। तो यानी कि अगर ABC सबके सब पॉजिटिव हैं, सारे के सारे सेम नहीं है, मान लो A2 है, B2 है, C3 है या C5 है ना, तो उस केस में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी साइक्लिक डिटरमिनेंट की, वो हमेशा नेगेटिव होगी। याद रखेंगे ये पॉइंट भी। अगर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ऑफ ऑड ऑर्डर, है ना, इफ ऑर्डर ऑफ अबव डिटरमिनेंट इज ऑड, if order of above नहीं below determinant, if order of determinant is odd, और वह क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक समझ गए, आप देख रहे हैं डायगोनल एंट्री 0 है ना, सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, ठीक है, हाँ ये सारी डायगोनल एंट्री 0 हैं, और ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये A माइनस है, ये माइनस B, ये C, ये माइनस C। तो ऐसी स्थिति में ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वह हमेशा 0 होती है। तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर ऑलवेज हैज द वैल्यू 0, याद रखेंगे ये भी। फिर कुछ डिटरमिनेंट्स और हैं जिनकी वैल्यू आपको याद रखनी है, रिमेंबर देम, याद रखेंगे, ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लें, अच्छे डिटरमिनेंट से याद रखना है। आगे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहली चीज तो दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करें, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो टू डिटरमिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर ओनली कैन बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है सर, रो बाय रो हो सकता है, रो बाय कॉलम हो सकता है, रो बाय रो, या फिर रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, या फिर कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, या फिर कॉलम बाय रो। चार तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू कैन मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट इन 4 वेज, रो बाय रो, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय कॉलम, कॉलम बाय रो। लेकिन मेरे ख्याल से हमें यह पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है, रो बाय कॉलम। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में भी रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होता है, और वही यूनिफॉर्मिटी अगर हम डिटरमिनेंट में भी रखें तो हमारे लिए चीजों को समझना और याद रखना आसान होगा, बेहतर होगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम, तो पहली रो इंटू पहला कॉलम, A1 L1 B1 L2 प्लस A1 M1 प्लस B1 M2
फिर सेकेंड रो, पहले सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. So that is the same way that you multiply in case of matrices. Matrices में भी आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से आप कॉलम रो बाय कॉलम से डिटर्मिनेंट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हालांकि ठीक है, दैट विल नॉट चेंज द आंसर विल स्टिल रिमेन द सेम. बट आई पर्सनली प्रेफर कि आप रो बाय कॉलम देखें, क्योंकि मैट्रिक्स में भी वही है तो डिटर्मिनेंट भी वही रखेंगे तो आसान होगा हमारे लिए. ठीक है, मान लीजिए आपके पास डिटर्मिनेंट है सर 3/3 के में भी ऐसे कर सकते हैं, हाँ 3/3 में भी ऐसे कर सकते हैं. तो 3/3 का अगर डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है 3/3 इंटू 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम से तो यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा. यहाँ आएगा रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, फिर रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, और फिर रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2 एंड रो 3 कॉलम 3. दैट इज हाउ यू गेट द आंसर, है ना. अगर आप इसे कॉलम बाय कॉलम करना चाहते हैं तो कॉलम 1 कॉलम 1, कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 3, कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 3. यहां पर जो दूसरा कॉलम है यह दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम है, C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश. फिर इसी तरीके से कॉलम बाय कॉलम कर रहा हूं मैं यहां. फिर नेक्स्ट कॉलम 2 कॉलम 1, कॉलम 2 कॉलम 2, कॉलम 2 कॉलम 3, फिर कॉलम 3 कॉलम 1, कॉलम 3 कॉलम 2, कॉलम 3 कॉलम 3 dash. So this is the column C1, C2, C3 dash denote the columns of this particular determinant, and C1, C2, C3, these C1, C2, C3 are the columns of the first determinant. That is how you can multiply. ठीक है, ये क्लियर हो गया. हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी. So that is how you can multiply column by column. अगर आप कॉलम बाय रो करना चाहते हैं, कॉलम बाय रो, आप क्या करेंगे, पहला कॉलम रो 1, पहला कॉलम रो 2, पहला कॉलम रो 3, फिर दूसरा कॉलम रो 1, दूसरा कॉलम रो 2, तीसरा कॉलम रो 3, सॉरी दूसरा कॉलम रो 3, C2 R3, और इसी तरह से C3 R1, C3 R2, C3 R3. That is how you can multiply. That is how you can multiply. ठीक है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. R1, R2, R3, these are the rows of the second determinant. तो ये सेकेंड डिटर्मिनेंट की रोज हैं. चाहो तो यहाँ डैश लगा दो ताकि आपको ये समझ में रहे कि दिस डैश डिनोट्स द सेकेंड डिटर्मिनेंट. ये D डैश है और ये डिटर्मिनेंट, सॉरी ये D डैश डिटर्मिनेंट है यहाँ, और ये डिटर्मिनेंट है D. तो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. चौथा अब आप खुद सोचना कैसे होगा. नेक्स्ट इज द क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल नहीं, सॉरी नॉट द क्रेमर्स रूल, दिस इज द गॉस जॉर्डन मेथड. क्रेमर रूल हम, हाँ क्रेमर रूल ही है. दिस इज द क्रेमर रूल दैट वी आर गोइंग टू हैव हियर. तो क्रेमर्स रूल क्या था, हमने मैट्रिक्स में एक मेथड पढ़ा था जिसे हम कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड. यहाँ पर है क्रेमर्स रूल. क्रेमर्स रूल क्या है, क्रेमर्स रूल इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. दो लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है, अगर हम उन्हें सॉल्व करना है देन वी विल यूज क्रेमर्स रूल. अगर दो वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस हैं देन अगेन लीनियर इक्वेशंस, देन वी अगेन यूज क्रेमर्स रूल. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब उसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब उसका एक भी सॉल्यूशन ना हो. कंसिस्टेंसी में 2 तरीके के सॉल्यूशंस आते हैं, या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर यूनिक सॉल्यूशन. क्योंकि यहां शब्द लिखा है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. जब हम कहते हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो आप समझ जाएं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब क्या, कम से कम एक सॉल्यूशन. तो उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस भी आ जाता है और साथ में यूनिक सॉल्यूशन वाला केस भी आ जाता है. यूनिक सॉल्यूशन में भी 2 तरह के सॉल्यूशंस हैं. ट्रिवियल सॉल्यूशन जहां सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 हो, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के कम से कम एक वेरिएबल की वैल्यू 0 ना हो.
तो यहां मेजरली हम इसे यूज करते हैं 3 वेरिएबल्स में 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन 2 वेरिएबल्स वाला केस भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, x और y में, दिस इज इक्वल टू C1, दिस इज इक्वल टू C2। तो इस केस में अगर सिस्टम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कब होगा, ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और ये स्ट्रेट लाइंस कंसिस्टेंट यानी इंटरसेक्टिंग होंगी कब, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी उनके स्लोप्स बराबर ना हो, तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। कोइंसिडेंट कब हो जाएंगी, ओवरलैपिंग कब हो जाएंगी, ओवरलैपिंग हो जाएंगी अगर a1 अपॉन a2 इक्वेशन आइडेंटिकल हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब वह दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, तो उस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला। और उस केस में कंडीशन क्या है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then in this case the lines will be parallel and we shall have no solution. Next comes 3 equations in 3 variables. तो इस केस में अगर मुझे सॉल्यूशन निकालना है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा d. We will have to find d first of all. d is the determinant which is formed by the coefficients a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। फिर हम निकालेंगे d1। d1 होगा वेयर द डिटर्मिनेंट ऑफ द फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, इसका हम रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से, d1 d2 d3। और यहां b1 b2 b3 और c1 c2 c3। दिस इज d1 डिटर्मिनेंट 1, या कई बार हम इसे dx भी कह देते हैं क्योंकि इससे हमें x की वैल्यू मिलती है। तो अगर आप चाहें तो इसे d1 या dx कैसा भी कह लें, जैसे मैं इसे dx कह देता हूं क्योंकि इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। फिर dy क्या, इट इज a1 a2 a3, y वाला कॉलम को आप कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस कर दो, d1 d2 d3 एंड c1 c2 c3। This is dy, and similarly we define dz and we get a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ये तीनों डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड करते हैं। देन इफ d is not equal to 0, then in that case x is given as dx over d, y is given by dy over d and z is given by dz over d, तो आपको ऐसे करके x, y और z तीनों की वैल्यू मिल जाती है, एंड वी गेट सिस्टम कैसा होगा इस केस में, सिस्टम कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट and has a unique solution। सिस्टम का क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, and has a unique solution। So what is the condition for unique solution, d should not be equal to 0। तो अगर d 0 नहीं है then the system of equations has a unique solution। अगर d 0 हो जाए, if d becomes a 0 ना, इसी में ये लिख लेते हैं, अगर d 0 हो जाए, if d becomes 0, so if, second point, if d is equal to 0 and at least one of dx dy or dz is non-zero, then we get no solution। सिस्टम कैसा हो जाता है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इन दिस केस। तब इस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है, और d अगर 0 नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सॉल्यूशन आता है। थर्ड, इफ dx dy is equal to dz is equal to d, सब के सब 0 हो जाएं, then and no two
तो यहां पर मैं लिख देता हूं देन वी गेट infinitely we get no solution, then we get infinitely many solutions, infinitely many solutions. तब हमें infinitely many solutions मिलते हैं provided the three planes are not parallel, provided three planes are not parallel, are not parallel, प्रोवाइडेड तीनों प्लेन्स पैरेलल ना हो. असल में आपको पता है कि यहां पर जब थ्री लीनियर रिलेशंस हैं एक्स वाई जेड में, so these three relations represent three different planes. So this is the plane P1, this is plane P2, this is plane P3. After studying three-dimensional coordinate geometry, we know that these are three planes. तो अगर तीन प्लेन्स हमारे पास हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, तीनों के तीनों प्लेन्स यूनिक सॉल्यूशन देंगे. ये कुछ ऐसा जैसे कि हमारा एक प्लेन मान लीजिए ये है, हो जाए, है ना, और तीसरा प्लेन ये है, नीचे बन जाए ऐसा. एंड द थर्ड प्लेन इज दिस इज द थर्ड प्लेन. देन यू कैन सी दैट दिस पॉइंट इज कॉमन टू ऑल थ्री. तो यहां पर ये जो हमारा प्लेन है ये है प्लेन P1 विच इज गिवन बाय इक्वेशन 1, यह है प्लेन P2 और यह प्लेन है P3. And you can see that these three planes are intersecting at this unique point. इसको थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं. So this is the third plane. So this is plane P3. So in this case we get unique solution, and this is the solution. ये हो गया इसका solution. Unique solution. And this is the common point to all the three planes. Hence we get a unique solution in this case. इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास infinitely many no solution है ना. So in this case we have a no solution. तो यहाँ we can have a situation of this sort. एक क्या बन जाएगा, एक प्रिज्म जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है ना, जहां दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तीसरा प्लेन उनको उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा कहीं और कट कर रहा होगा. तो इन दिस केस वी विल हैव अ सिचुएशन लाइक दिस. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन यहां दिखाई देगी आपको, जहां पर dx, dy और dz इन सब में से कोई एक नॉन जीरो है, जबकि d जीरो है. जबकि d कैसा है, d इज जीरो इन दिस केस. देन इन दिस केस वी गेट अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, एंड ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है. तो इस केस में हमें मिलता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम. और दूसरा यहाँ यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. बेसिकली यहाँ जो तस्वीर बनती है वो फैमिली ऑफ प्लेन्स जैसी कुछ बन जाती है, ये और ये और ये, एंड द थर्ड प्लेन में बी दिस. तो इन दिस केस यहाँ जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं ये सब के सब सारे सॉल्यूशंस होते हैं. कितने सॉल्यूशंस आ गए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, infinitely many solutions. और ये परिस्थिति ऐसे भी उत्पन्न हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्लेन्स हों और दोनों प्लेन्स कैसे हों, ओवरलैपिंग, और तीसरा प्लेन हो वो इनको कहीं कट करके जा रहा हो, जैसे कि ये, फिर ये दो प्लेन्स तो ओवरलैपिंग हैं, और तीसरा प्लेन क्या है, इन्हें कहीं पर बीच में यहाँ कट करके ये इससे गुजर रहा है. तो इन दिस केस यहाँ भी
इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस P1 इक्वल टू P2, ये कोइंसाइड कर रहे हैं और P3 इनको कट करके जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी ये इसका इंटरसेक्शन मिलेगा, ये क्या होंगे, ये सब के सब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में काउंट होंगे। ये जैसे मान लो यहाँ, ये इधर, ये कैंसिल कट कट करके इसको कहाँ गुजर गया, तो बल्कि ऐसे बना देना चाहिए, इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए थोड़ा सा। तो ये एक्सटेंड कर दिया मैंने और इसको यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ये है, और यह प्लेन इसको यहाँ कट करके गुजर रहा है। तो इस केस में यहाँ जो ये सॉल्यूशंस आएंगे इस लाइन पर, जितने भी आएंगे वो सारे के सारे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस में काउंट हो जाएंगे। तो वी विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। और यहाँ हमने ये क्यों लिखा, प्रोवाइडेड द थ्री प्लेन्स आर नॉट पैरेलल, क्योंकि कई बार अगर आपके पास तीन प्लेन्स हैं, ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन और यह है तीसरा प्लेन, और ये तीनों प्लेन्स पैरेलल हैं, तब भी आप पाएंगे डी की, डी एक्स की, डी वाई की और डी जेड की सबकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन उस केस में आपको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, यहां पर नो सॉल्यूशन। और यह केस कब होता है, जब A1, जब प्लेन्स कैसे हों, पैरेलल हों। जब प्लेन्स कैसे हों, पैरेलल। पैरेललिज्म के लिए आपको पता है कि प्लेन्स पैरेलल कब होते हैं, जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसी तरह से P1 पैरेलल टू P2, P2 पैरेलल टू P3, दैट इज A2 अपॉन A3 इज इक्वल टू B2 अपॉन B3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C3। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है तब भी D1 D2 D3 की वैल्यू जीरो आ जाती है और D की वैल्यू भी जीरो आ जाती है, लेकिन उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहां पर दोनों में, यहां पर भी क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस केस में भी हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं, और उस केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये बात याद रखें। ठीक है, ये हटा के यहाँ पर लिखते हैं, तो ये P1 इक्वल टू P2 और ये सारे हमारे सॉल्यूशंस हो गए, और यहाँ भी कैसे सॉल्यूशंस आए, इनफाइनाइटली मेनी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस वाले केस में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, कभी कभार क्या होगा कि प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे। प्लेन्स पैरेलल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि इस केस में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, एंड साथ साथ दूसरा प्लेन तीसरे प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। A2 अपॉन A3 is equal to B2 upon B3 is equal to C2 upon C3। जब ऐसा होगा तो ये ठीक है। हाँ, और इसमें वो स्थिति भी हो सकती है कि दो प्लेन्स तो क्या हो जाए, ओवरलैप, और तीसरा पैरेलल हो जाए। मतलब दो प्लेन्स कैसे हो जाएं, इसमें ये स्थिति भी हो सकती है कि दो प्लेन्स तो क्या हो जाएं, ओवरलैप हो जाएं, और तीसरा इनके पैरेलल हो जाए, जैसे ये, तब भी आपके पास नो सॉल्यूशन आएगा। P1 is equal to P2 and this is P3. This is also the case of no solution। यानी कुल मिलाकर यहां पर भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तो बराबर हो ही जाएगा, फिर A2 अपॉन A3 B2 अपॉन B3 C2 अपॉन C3 भी बराबर हो जाएगा। एक तरीके से वही कंडीशन है, बस यहाँ पर दो प्लेन्स ओवरलैप हो गए। यहाँ इस वाले केस में A1 अपॉन B1 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 भी हो गया इस केस में। तो इस केस में भी क्या आ जाता है, नो सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर आपको यह देखना पड़ेगा कहीं तीनों प्लेन्स बस पैरेलल ना हो जाएं। अगर आप इसका पैरेलल या फिर दो कोइंसिडेंट और तीसरा पैरेलल ना हो जाए, अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो थर्ड केस बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो आई होप यहां पर यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हुआ भाई। In this case we have no solution. So here we have no solution. And this. तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट के लिए इसी में।
तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड नो। यानी कि क्रेमर्स रूल की असली फील लेने के लिए आपको 3D में प्लेन के बारे में भी अच्छी मालूमात होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे से मालूम है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो थर्ड केस में D1, D2, D3 यानी dx, dy, dz ये सब 0 हो जाने चाहिए, और साथ में कोई भी ऐसा ना हो कहीं 3 प्लेन्स पैरेलल हो। बस ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और पैरेलल कब होते हैं? जब उनके कोफिशिएंट्स का x, y, z के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर हो, फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का। अब आते हैं होमोजीनियस सिस्टम पर। होमोजीनियस सिस्टम में जहां कांस्टेंट्स 0 हो सारे के सारे, D1, D2, D3, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस सिस्टम में खासियत यह होती है कि यह हमेशा ऑलवेज कंसिस्टेंट, यह हमेशा कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि सिंस 0, 0, 0, सिंस x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0 is always one solution, is always a solution. तो this solution is called as trivial solution। आपको मैंने शुरू में ही बताया, x 0, y 0 और z 0, this is called as trivial solution। ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन भी कह देते हैं कई बार, जीरो सॉल्यूशन। और ये कब आता है? जब डेल्टा यानी कि d 0 ना हो। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तब उस केस में then this implies, ये 0 नहीं है, then this implies that this system has only trivial solution, has only trivial solution not equal to 0, then this implies x, y and z ये सब के सब 0 हो जाएंगे और trivial solution आएगा। और अगर d 0 हो जाए, if d equal to 0, then we get infinitely many solutions, then we get infinitely many solutions and called non-trivial solutions या फिर non-zero solutions, या फिर non-zero solutions, या फिर non-zero solutions। तो अगर d बराबर 0 हो जाए then we get infinitely many solutions and these solutions are called as non-trivial solution and non-zero solutions, यानी बहुत सारे solutions मिलेंगे हमें। and basically in this case ये तीनों के तीनों जो प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों ओरिजिन से जा रहे होंगे और इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी ओरिजिन से पास कर रही होगी। ठीक है, हाँ, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी ओरिजिन से पास कर रही होगी। तो इन दिस केस वी गेट अ यूनिक, ओरिजिन से पास कर रही होगी तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ये है कहलाते हैं। इसकी ज्योमेट्री के बारे में आप समझ सकते हैं कि इस वाले केस में क्या होता होगा। इस वाले केस में आप देखेंगे कि इन तीनों की जो इंटरसेक्शन लाइन है, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो उस पर ओरिजिन आ रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहे होंगे। जैसे एक प्लेन ये हो गया, तीसरा प्लेन यह हो गया और यह उनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। और इस पर कौन होगा? इस पर ओरिजिन भी होगा। ऑन दिस लाइन यू विल फाइंड ओरिजिन विल बी देयर, ओरिजिन। तो दिस पॉइंट इज O which is the origin, origin lies here। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों ओवरलैपिंग हो, कोइंसिडेंट तीनों के तीनों ओवरलैपिंग हो और तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हो इस वाले केस में। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कॉल्ड नॉन ट्रिवियल या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन। एंड अदर सिचुएशन में भी कि तीनों के तीनों प्लेन्स ओवरलैप कर रहे हो, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, यानी ये भी हो सकता है तीनों प्लेन्स ओवरलैप कर रहे हो, तब उस केस में मिलता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको क्रेमर्स रूल एक बार फिर से समझा दूँ। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन क्रेमर्स रूल अगेन, एक बार फिर से बता दूँ क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें इसके अंदर हैं।
यहीं से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, इसलिए इसको एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करवा देना अच्छा होगा। तो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस हैं और लीनियर इक्वेशंस हैं उन 3 वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड में, तो उस केस में हम सबसे पहले फाइंड करते हैं डी, जो है कि एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट को लेकर डिटर्मिनेंट बनता है। फिर हम डी एक्स फाइंड करते हैं, जहां पहला उस डी का पहला कॉलम को d1 d2 d3 यानी कांस्टेंट से रिप्लेस कर लेते हैं, ये dx होता है। dy में हम d के सेकंड कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देते हैं कांस्टेंट से, और dz में d के थर्ड कॉलम को हम d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये 4 डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें पहला केस आता है कि अगर d 0 ना हो तो उस केस में हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो तीनों प्लेन्स को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर d 0 हो जाए और d1 d2 d3 में से कोई भी एक ऐसा हो जो 0 ना हो, तो इन दैट केस वी गेट नो सॉल्यूशन, उस केस में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वी गेट नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और फोटो कुछ ऐसी दिखाई देती है, एक झोपड़ी टाइप स्ट्रक्चर या फिर जैसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस केस में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जो तीनों के तीनों प्लेन्स में कॉमन हो। सो वी डू नॉट हैव अ पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द 3। यहां पर एक केस और भी हो सकता है, और वो केस ये है इनकंसिस्टेंट में, एक ये हमने आपको बताया ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला स्ट्रक्चर बनेगा। एक केस और भी हो सकता है, वो यह है कि दो प्लेन्स कैसे हो जाएं, दो प्लेन्स तो हो जाएं पैरेलल, दो प्लेन्स हो जाएं पैरेलल और तीसरा प्लेन उनको कट करते हुए चला जाए। तो dx यहां पर दो प्लेन्स पैरेलल हो जाएं और तीसरा प्लेन उनको कट करते हुए चला जाए। तो दिस में ऑल्सो बी द सिनेरियो इन दिस केस, यहां पर ऐसा भी हो सकता है, यहां पर ऐसा भी हो सकता है, तीसरा केस जो मैं बना रहा हूं यहां पर, तो दिस में ऑल्सो हैपन, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो द केस इज, यानी दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, यह केस भी पॉसिबल है, यह केस भी पॉसिबल है। आप देख रहे हैं यहां पर ये इसको इधर कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, लेकिन तीनों प्लेन्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो अगर d 0 है और dx dy dz में से कोई एक नॉन जीरो है, तब दो केस पॉसिबल हैं। पहला केस ये कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर बन जाए और तीनों में कोई पॉइंट कॉमन ना हो, या फिर एक दूसरा केस ये है कि दो प्लेन्स पैरेलल हो और तीसरा प्लेन उसको कहीं पर तीनों प्लेन्स को क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। उस केस में भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो तीनों में कॉमन होगा, यानी इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। और अगर dx dy dz सब 0 हो जाए, देन वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड द 3 प्लेन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्योंकि अगर 3 प्लेन्स पैरेलल हो जाते तब भी dx dy dz और d चारों की वैल्यू 0 आ जाती। तो आपको बस ये देखना पड़ेगा कहीं तीनों प्लेन्स पैरेलल तो नहीं हो रहे। और वो कैसे देखेंगे, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो देख लीजिए, एक्स वाई और जेड के, पहले और दूसरे का और फिर दूसरे और तीसरे का। अगर यह रेशियोज बराबर आ जाते हैं तो आप मानिए कि यह तीनों प्लेन्स पैरेलल होंगे, है ना, और उस केस में नो सॉल्यूशन आ जाएगा, बावजूद इसके कि dx dy dz और d चारों के चारों 0 हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेन्स ओवरलैप हो जाएं और तीसरा प्लेन उनके पैरेलल हो जाए, तब भी उस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। तो यहां एक छोटा सा हम कह सकते हैं, एक साइड में एक छोटी सी आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। 99.9999% केसेस में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम और रेयर केसेस में ऐसा होता है जब ऐसा सिनेरियो बन जाए, ठीक है। सो दिस इज इट, इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फिर हमने बात की होमोजीनियस सिस्टम की, ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, और जो इसका सॉल्यूशन 0 0 0 होता है उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, और ये तभी आता है जब d 0 ना हो। और अगर d 0 हो जाए देन वी गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जिसे हम नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो सॉल्यूशंस कहते हैं। और इस केस में जो सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली क्या होता है, ये तीनों प्लेन्स, 3 डिस्टिंक्ट प्लेन्स होंगे और तीनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, ओरिजिन से पास कर रही होगी, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों प्लेन्स ओरिजिन से ही ओरिजिन उनके ऊपर हो और वो तीनों के तीनों प्लेन्स क्या हो, ओवरलैपिंग हो, तब भी आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। So that is all from my side as of today, and that brings us to the end of determinants. We'll wish to meet you again in the next mind map session. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।